हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। पहले बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग सीख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स को पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग उसको पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो हेडिंग लगाएंगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई भी हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई भी हो, उसमें कितने तरीके के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे? दो तरीके के पार्ट। कौन कौन से? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आइए इसके भी देखते हैं कितने पार्ट्स हो सकते हैं बेटा। इसके होते हैं दो पार्ट। पहले पार्ट को आपने क्या कह दिया? पहले पार्ट को आपने कह दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। पहला पार्ट क्या हो गया इसका? पहला पार्ट हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंड पार्ट क्या हो गया इसका? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन, जहां पर सेक्स हार्मोन्स बनते हैं एंड क्या होता है बेटा? और फॉर्मेशन होता है किसका? गैमिट का। अब गैमिट बन गया तो गैमिट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या चाहिए? पैसेज चाहिए, मतलब स्थान, जगह चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में उसको मूवमेंट पे कोई हेल्प करने वाला भी होना चाहिए कि वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो उसके पैसेज और उसके मूवमेंट के लिए जो अंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो क्या है? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये ऐसे सेक्स ऑर्गन है जो पैसेज एंड मूवमेंट्स ऑफ गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। तो बेटा हमने कल पढ़ा था कि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस क्या है मेरा? टेस्टिस मेरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, नंबर कितने होते हैं बेटा? नंबर इसके होते हैं 1 पेयर। कितने होते हैं बेटा? ये 1 पेयर होता है। अब आओ देखते हैं बेटा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। देखो, टेस्टिस के अंदर जो गैमेट बनता है उसको आप क्या कहते हो? स्पर्म कहते हो। हार्मोन्स जो बनते हैं वो क्या हैं आपके? वो आपके एंड्रोजेंस हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर जो गैमेट बनेगा वो स्पर्म होगा और जो हार्मोन्स बनेंगे वो एंड्रोजेंस होंगे। मेनली उसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अब आइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा आप देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। कितनी चीज़ें मिलेंगी? 3 चीज़ें। उनमें से जो पहली चीज़ है वो हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स। क्या है बेटा आपकी? वो हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट क्या है? ये वो डक्ट्स हैं जो क्या करते हैं बेटा? स्पर्म को पैसेज देती हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन निकलते हैं ना, वो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए? स्पर्म के लिए। उसके बाद आता है बेटा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या आता है आपका? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सब चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एसेसरी डक्ट्स की बात करें बेटा तो हमको सबसे पहले देखने को मिलती है रीटे टेस्टिस। क्या देखने को मिलेंगे सबसे पहले? हमको सबसे पहले देखने को मिलेंगे रीटे टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हमको देखने को मिलेगी डक्ट वो होगी हमारी वासा इफ्रेंसिया। क्या है बेटा? वो वासा इफ्रेंसिया। थर्ड जो हमको देखने को मिलेगी वो है हमारी इपीडिडाइमिस। फोर्थ जो हमारी देखने को मिलेगी वो होगी हमारी वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? हमारी एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप ग्लैंड में। ग्लैंड में जो सबसे पहले ग्लैंड मिलने वाली है, जो फर्स्ट ग्लैंड मिलेगी वो होगी हमारी सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, नंबर कितने होते हैं बेटा इसके? ये होती है 1 पेयर, यानी ये होती हैं संख्या में 2। उसके बाद आपको जो दूसरी ग्लैंड दिखेगी वो होगी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नंबर कितने होते हैं? 1 होते हैं, यानी ये सिंगल होती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी तीसरी ग्लैंड जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम है इसका? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नंबर में कितनी होती है बेटा? ये 1 पेयर होती है। कितनी होती है? ये 1 पेयर होती है। आप चले जाइए एक्सटर्नल जेनेटेलिया में।
किस में चले जाइए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पर पेनिस, और सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा यहाँ पर स्क्रोटम। क्या क्या देखने को मिल रहा है, पेनिस देखने को मिल रहा है और ये स्क्रोटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इन सभी चीज़ों को कहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, केवल एक स्ट्रक्चर में। इन सभी पार्ट्स को हम लोग कहाँ ड्रा करेंगे, केवल एक स्ट्रक्चर में। तो अगर आप इसको नोट करना चाहो तो आप नोट करिए, अदरवाइज इसको हम रफ करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं एक स्क्रोटम को। ये क्या है मेरा, ये मेरा हो गया स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर है टेस्टिस। क्या है ये, टेस्टिस है। तो ये हो गया मेरा स्क्रोटम और ये हो गया मेरा टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है ना, इस स्क्रोटम की वॉल से एक स्ट्रक्चर द्वारा ऐसे जुड़ा होता है जिसको आप गेबर्नाकुलम कहते हो। अभी इसको बाद में भी फ़िलहाल देख लेंगे, अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए ये क्या है, मेरा टेस्टिस है। ठीक है, अब टेस्टिस से आगे बढ़ते हैं तो देखो, टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटे छोटे से चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर से छोटी छोटी सी ट्यूब से निकलती हैं जो आगे जाके यहाँ पर एक नेटवर्क बना देती हैं। उसको हम लोग कहते हैं रीटे टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर 10 से 12 कितनी 10 से 12 छोटी छोटी ट्यूब बनाता है। इसको भी जब इंटरनल स्ट्रक्चर आप टेस्टिस देखेंगे ना, तब इसको अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल अभी के लिए समझ लीजिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, वासा इफ्रेंसिया है। उसके बाद ये जाके ऊपर ऐसे कोइल्ड हो जाती हैं थोड़ा सा। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है आपका, इपिडिडाइमिस है। तो हम लिख लेते हैं बेटा, ये क्या है हमारा, दिस वन इज टेस्टिस एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज रीटे टेस्टिस। ये क्या है आपकी, ये आपकी वास इफ्रेंसिया है। इसके ऊपर ये आपका इपिडिडाइमिस है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वास डिफरेंस है। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस चलती हुई ऊपर चली जा रही है। ये ऐसे चलती हुई ऊपर चली गई और ये पहुंच गई यहाँ पर। ये ऐसे थोड़ा सा फूल गई। ठीक है, ये स्क्रोटम है बेटा, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो एब्डोमिनल कैविटी में है। तो ये सब क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में है। तो ये चला गया कहाँ पर, ये आपका वास डिफरेंस चला गया यहाँ पर, और जहाँ पर ये थोड़ा सा फूल गया इसको आपने नाम दे दिया एम्पुला का। क्या है बेटा, ये आपका एम्पुला है। एम्पुला के आगे जाने पर, अब ध्यान से सुनेंगे, आगे जाने पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर कहते हो। क्या है ये पूरा, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है। ये स्ट्रक्चर आपका आगे बढ़ा ऐसे, ऐसे। ठीक है, आगे जाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड लगी होती है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे ऐसे जाता है यहाँ पर। सेम ऐसे ही जैसे इधर से एक आ रही है वैसे ही सेम इधर से भी आएगी, क्योंकि टेस्टिस कितने होते हैं बेटा, 1 पेयर होते हैं। सेम ऐसे ही इधर से भी आएगी। ठीक है, इसमें भी एक ग्लैंड लगी हुई है ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर ये आके मिल जाती हैं ऐसे आगे, ये ऐसे। फिर इस यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है, यानी जो यूरेथ्रा होता है, उसी में आके ये ओपन हो जाती है और ये कहाँ जाती है बेटा, ये आगे की ओर जाती है ऐसे। ठीक है, जब ये आगे की ओर जाती रहती है ना, तो यहाँ पर इसको एक ग्लैंड से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे देखो,
सपोज करिए ये एक ग्लैंड है ऐसी बड़ी सी, उसके बीच से एक छोटी सी पाइप गुजर रही है। ऐसे ही ये वाली पाइप जो है ना एक ग्लैंड से होकर ऐसे गुजरती है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे। तो ये जो आपको रेड कलर की ग्लैंड दिख रही है ना बेटा, ये क्या है आपकी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। मैंने कहा ना कि इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो, अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये क्या था मेरा, ये वास डिफरेंस था, ठीक है। वास डिफरेंस आगे गया, क्या बना, एम्पुला बना। उसके बाद बेटा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आगे जाके सेमिनल वेसिकल में ओपन होता है, ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये आपकी जो ग्लैंड दिख रही है ये क्या है, दिस वन इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इससे नीचे यहाँ पर ऐसे एक ग्लैंड और लगी होती है जिसको आप कहते हो बल्बो यूरेथ्रल। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बेटा तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका पार्ट जो है ना, ये क्या है आपका, यूरेथ्रा है। अब इस पार्ट में ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट का कुछ हिस्सा जो है ना वो हम ऐसे बना रहे हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये पार्ट आपका पेनिस है। क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पेनिस है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, दिस वन इज़ योर स्क्रोटम। ये हो गया स्क्रोटम और ये हो गया आपका पेनिस। अब ध्यान से सुनेंगे, इस पेनिस के अंदर ये जो एक छोटा सा आगे हेड वाला रीजन दिख रहा है, ये इस वाले पार्ट को आप कहते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। ये जो बीच में एक पतली सी ट्यूब दिख रही है ना, ये क्या है, ये मेरा है यूरेथ्रा। क्या है ये, यूरेथ्रा है। और स्पर्म यहाँ से निकलता है बेटा, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से इधर से होते हुए एम्पुला में आता है, फिर एम्पुला से होते हुए सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन लेते हुए ये इधर प्रोस्टेट से बल्बो यूरेथ्रल से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है बेटा, बाहर निकलता है। अब ये जो आपको वायलेट कलर का दिख रहा है ना, इसके बाहर बेटा एक और मसल होती है ऐसे, इसके बाहर क्या होती है, ऐसे एक मसल होती है जो हाईली वेस्कुलर होती है। इसके बाहर ये एक मसल है जो हाईली वेस्कुलर है, यानी इसमें ब्लड की सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली आपको दिख रही है, ये वायलेट कलर वाली, ये क्या है, एक तरीके की आपकी एक मसल है जिसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या नाम है बेटा, कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लांस पेनिस बना हुआ है ना, देखो पूरी की पूरी ये वायलेट वाली मसल्स का बना हुआ है। ये जो वायलेट वाली मसल्स का बना हुआ है, यानी ग्लांस पेनिस किसका बना होता है, केवल और केवल कार्पस स्पॉन्जियोसम का बना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे वो सारे पार्ट्स जो हमने यहाँ पर देखे थे। देखो हमने टेस्टिस देखा था, वो मेरा यहाँ पर है बेटा। टेस्टिस के बाद एसेसरी डक्ट्स आती हैं। रेडिएटेड टेस्टिस यहाँ पर देखा मैंने, वासा डिफरेंशिया मैंने यहाँ पर देखा रेड कलर का। उसके बाद इपिडिडाइमिस था, उसके बाद क्या था बेटा हमारा, इपिडिडाइमिस था। इपिडिडाइमिस मुझे यहाँ पर दिखा। उसके बाद क्या थी, वास डिफरेंस थी। ये जो पाइप दिख रही है वो वास डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ग्लैंड में। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ होती है, ये हमको दिख रही है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। उसके बाद क्या आती है बेटा, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, वो यहाँ पर है। उसके बाद क्या आती है, हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आती है, वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम बात करते हैं किसके, पेनिस की। वो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक का पार्ट क्या है, हमारा पेनिस है। उसके बाद आता है नंबर स्क्रोटम का। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसमें आपका टेस्टिस पैक है ना, उसको आप क्या कहते हो,
उसको आप कहते हो बेटा स्क्रोटम। अब इन सब के ऊपर एक पतली सी ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है बेटा, एक कवरिंग होती है, और यही कवरिंग कुछ ऐसे होती है, ठीक है। उसी टाइप की कवरिंग आपको यहाँ भी दिखेगी, वो यहाँ भी दिखेगी, स्क्रोटम के ऊपर भी। तो ये जो कवरिंग है ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो ये कवरिंग है, ये क्या करती है, इस ग्लैंड पेनिस को प्रोटेक्ट करती है। इस स्किन को, ये क्या स्किन ही होती है, इस स्किन को बेटा फोर स्किन या फिर इसको प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहते हो, प्रीप्यूस। ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है बेटा, फोर स्किन है एंड प्रीप्यूस है। समझ गए बात को, ठीक है। कुछ रिलीजन में क्या करते हैं, इसी फोरेन स्किन को हटा देने के एक रिलीजियस प्रोसेस होती है जिसमें इस फोर स्किन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसमें फिर क्या होता है, उनका ग्लास पेनिस थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ग्लास पेनिस को कवर करने के लिए जो स्किन होती है ना, उसको आप क्या कहते हो, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस कहते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें बेटा क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं बेटा स्क्रोटम। आप लोग भी हेडिंग लगाइए स्क्रोटम। हेडिंग क्या लगाते हैं हम लोग, हेडिंग लगाते हैं बेटा स्क्रोटम। अब सवाल यह है कि स्क्रोटम क्या होता है। यहाँ पर अभी आपने देखा था ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें आपके टेस्टिस पाए जाते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप स्क्रोटम कहते हो। व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या है, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, bag like structure outside the abdominal cavity in which testes are located, ठीक है। स्क्रोटम क्या है, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जिसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है। चलो, अब स्क्रोटम को बना के देखते हैं बेटा। साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा, आपको आसानी होगी, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे फिर। ये क्या है, ये मेरा एक स्क्रोटम है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा, ये हमारा स्क्रोटम है। चलो, स्क्रोटम के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर एक ऐसे एक डिवीज़न पड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे डिवीज़न पड़ जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम क्या करता है, स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये एक साइड इस साइड में दिख रही है, एक साइड बेटा एक साइड में दिख रही है। तो एक साइड ये, एक साइड ये। अब इस साइड के अंदर क्या होता है, देखो, इस साइड के अंदर एक टेस्टिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक टेस्टिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कितने टेस्टिस हो गए बेटा, दो। तो ये क्या है आपके, ये आपके टेस्टिस हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस टेस्टिस के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप इपिडिडाइमिस कहते हैं वैसे, ठीक है सर, हाँ होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा इपिडिडाइमिस, ठीक है। क्या है ये, इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस से यहाँ से वास डिफरेंस बाहर निकलती है और ये ऐसे बढ़ते हुए आगे चली जाती है, जैसा भी आपने देखा है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेस्टिस जो है ना, इस स्क्रोटल की वॉल से जुड़ा किससे होता है। तो ये किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होगा बेटा इधर, नहीं तो इधर उधर भागेगा ना। तो ये जुड़ा होता है ऐसे, तो ये क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। जिस स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ा होता है ना, इसको आप कहते हो गेबर्ना क्यूलम। क्या कहते हो उसको, गेबर्ना कुलम कहते हो,
ठीक है, गिबरेलिक वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके ये टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस अटैच होता है किसके, स्क्रोटम की वॉल से। अब यहाँ से निकलती है बेटा वास डिफरेंस, जो ऐसे यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करती है। देखो इसके ऊपर का हिस्सा क्या है, ये देखो, ये इधर का हिस्सा तो बाहर का है, बॉडी के बाहर का है, इसके ऊपर का क्या है, बॉडी के अंदर है। अब आपकी ये वास डिफरेंस कहाँ एंट्री कर रही है बेटा, ये एंट्री कर रही है एब्डोमिनल कैविटी में। कल मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, टेस्टिस क्या करता है बेटा, टेस्टिस डिसेंड कर जाता है, टेस्टिस descend into the scrotal sac from abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी से वो क्या करता है, डिसेंड करके इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जिस कैनाल के थ्रू आता है, देखो ये एक नली जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो जिस कैनाल के थ्रू आता है ना, उस कैनाल को आप कहते हैं बेटा इनग्विनल कैनाल। क्या कहते हैं उसको, उसको आप कहते हैं इनग्विनल कैनाल। अब ध्यान से सुनो, एब्डोमेन, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी से वो कहाँ चला आया, वो चला आया है बेटा स्क्रोटम में आपके। अब यहाँ से अगर स्क्रोटम में आया है तो क्या वो किसी स्ट्रक्चर द्वारा अटैच होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस भले ही आ जाता है स्क्रोटम में, लेकिन वो इस आपका एब्डोमिनल कैविटी में एक स्ट्रक्चर द्वारा अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर को आप स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हो। तो क्या लिखोगे, टेस्टिस इन स्क्रोटम is attached with abdominal cavity through a structure called spermatic cord। स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू वो क्या करता है, इससे अटैच होता है, किससे, टेस्टिस इस एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है। अब वो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है बेटा, देख स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, एक तरीके की आप ये समझ लो कि वो एक पाइप है ऐसे, ये जो आपको वायलेट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू अंदर क्या आ जा रही है, देखो वास डिफरेंस, नीचे से क्या आ रही है, ऊपर आ रही है, किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आ रही है। अब इस टेस्टिस के अंदर बेटा ब्लड सप्लाई की नीड होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी। तो इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी आएंगी। चलो इसके अंदर क्या आ गई बेटा, ये ब्लड वेसल्स आ गई। ठीक है सर, तो ये रेड कलर के देखो, इस क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ साथ में और क्या आएंगी, ब्लड वेसल के साथ साथ में बेटा क्या इसको नर्व सप्लाई की आवश्यकता होगी, इसमें भी तो सेंसेशन होगा। ठीक है, तो क्या इसमें नर्व्स आएंगी, बिल्कुल आएंगे सर। तो ये क्या हो गए बेटा, ये हो गई इसकी नर्व्स। ठीक है, तो आप क्या क्या देख पा रहे हो, स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो ब्लड वेसल्स दिखने को मिल रही हैं। दूसरा चीज़ इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दूसरा उसमें देखने को मिल रही है आपको नर्व्स। ठीक है, तीसरा उसमें क्या है बेटा, तीसरा उसके अंदर वास डिफरेंस है। ठीक है, चलो
इतनी बातें तो आपको समझ आ रही होंगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी बेटा। यहाँ पर ये जो स्क्रोटम की वॉल है ना, यहाँ पर एक मसल लगी रहती है, ठीक। इस मसल्स को आप कहते हो डाल्टोस मसल। क्या कहते हो इसको? डाल्टोस मसल। और ये जो आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड की दीवार दिख रही है, ये यहाँ पर भी एक मसल होती है बेटा, ऐसे। इस मसल को आप कहते हो क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल। कौन कौन सी मसल की बात की मैंने कहा बेटा डाल्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल। ये दोनों मसल क्या करती हैं? ये दोनों मसल बेटा थर्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को मेंटेन कौन करता है? डाल्टोस मसल और आपकी क्रीमेस्टर मसल। इनकी सहायता से क्या होता है, ये टेस्टिस आपका एब्डोमिनल कैविटी की तरफ भी जा सकता है। अगर ये सिकुड़ जाएंगे ऐसे तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर की ओर। फैल जाएंगी बेटा तो कहाँ जाएगा? वो बाहर की ओर। याद रखिएगा, इनमें से डाल्टोस मसल जो है ये स्मूथ मसल है। कैसी मसल है? ये स्मूथ मसल है। क्रीमेस्टर मसल जो होती है बेटा वो स्केलेटल मसल होती है, ठीक है। मसल्स के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ लीजिए स्केलेटल मसल्स और डाल्टर मसल्स क्या होती हैं। स्केलेटल मसल ज़्यादातर कैसे होती हैं? वॉलंटरी होती है, ठीक है। तो इनका वॉलंटरी मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये तो हो गई बेटा किसकी बात? हमारे स्क्रोटम की बात। स्क्रोटम में हमने सबसे पहले क्या देखा कि बाहर बाहर एक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्या कह दिया? स्क्रोटम कह दिया। फिर एक सेप्टा डाला, उसको क्या कह दिया? स्क्रोटल सेप्टम कह दिया। अब आपको 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में एक एक टेस्टिस है। टेस्टिस को हमने देखा कि टेस्टिस हमारे स्क्रोटम वॉल से किससे जुड़ा हुआ है? इस आपके गिबर्नाकुलम से। उसके बाद फिर मैंने देखा कि टेस्टिस जो है इस एब्डोमिनल कैविटी से किससे जुड़ा होता है? एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है कॉर्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें? ब्लड वेसल, नर्व्स एंड वाज डिफरेंस, ये मेन चीज़ें होती हैं जो इसमें होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि जिस नली के थ्रू नीचे आ रहा है, इस नली को भी एक नाम दे देते हैं। इसको क्या कह दिया हमने? इनग्विनल कैनाल कह दिया। तो यहाँ तक बात किसकी हो गई बेटा? यहाँ तक बात हो गई हमारे स्क्रोटम की, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस तरफ? हम लोग बढ़ते हैं अपने टेस्टिस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक का बेटा फटाक से आप स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग हेडिंग लगाएंगे टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आप क्या जानते हैं? पहली चीज़ आप ये जानते हैं, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक। किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। दूसरी बात क्या है? अगर ये प्राइमरी है तो क्या बनाएगा ये बेटा? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी यहाँ पर होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड बात क्या है बेटा? थर्ड बात ये है कि ध्यान से सुनिएगा, ये थर्ड बात ये है कि यहाँ से क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनेंगे सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करो तो ये कैसा होता है बेटा? इसका शेप कैसा होता है? तो शेप होता है इसका ओवल शेप, ठीक है। शेप कैसा होगा इसका बेटा? शेप होगा आपका ओवल शेप। इसकी लेंथ कैसी होगी? इसकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि जो हमारा टेस्टिस होता है ना, वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता है। तो टेस्टिस के पास कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। तो द टेस्टिस is covered by
कवर्ड बाई 3 लेयर। किससे कवर होता है बेटा? 3 लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है? पहली लेयर होती है इसकी ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी लेयर होती है बेटा इसकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। थर्ड लेयर इसकी कौन सी होती है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये आउटर होती है बेटा, ये सबसे बाहर देखने को मिलेगी। ये आपकी मिडिल होती है यानी बीच में देखने को मिलेगी, और ये सबसे इनर होती है यानी देखने को मिलेगी सबसे अंदर की तरफ। ठीक है, अब आइए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा बेटा ये इसके बाहर की कवरिंग है। ठीक है, तो ये जो बाहर की कवरिंग है ना, ये सबसे बाहर की कवरिंग को आपने क्या नाम दिया? ट्यूनिका। ये आपकी ट्यूनिका वेजाइनालिस है। ठीक है, क्या है बेटा? ये आउटर लेयर है। ठीक है, अब इस आउटर लेयर के अंदर क्या दिखेगा आपको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है बेटा, ये दिखती तो है आपके वेजाइनलिस के अंदर, लेकिन ये अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स क्रिएट करती है ऐसे। इसमें क्या दिखाई देंगे आपको? ऐसे छोटे छोटे से फोल्ड दिखाई देंगे। ठीक, क्या दिख रहे हैं आपको? ऐसे छोटे छोटे से फोल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है? अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्डिंग करती है। इनवर्ड फोल्डिंग करके क्या बनाती है? टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करेगी बेटा? छोटे छोटे से चैम्बर्स बनाती है। ये क्या करेगी? इसमें छोटे छोटे से चैम्बर्स बनाएगी। इन चैम्बर्स को आप क्या कहते हो? ये क्या है? यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ये इसने क्या करी बेटा? इसने करी इनवर्ड्स फोल्डिंग। अंदर की ओर क्या करी? इसने फोल्डिंग करी। ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग इट क्रिएट स्मॉल चैम्बर्स। इसने क्या बनाए? छोटे छोटे से चैम्बर्स बनाए। इन चैम्बर्स को आप क्या कहते हो? इन चैम्बर्स को आप कहते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हो। नंबर्स कितने होते हैं इनके? नंबर एक टेस्टिस में 200 to 250 हो सकते हैं। देयर नंबर विल बी वेरीज फ्रॉम 200 to 250। यानी पहली लेयर बाहर थी, इसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कह दिया। उसके बाद दूसरी लेयर थी जिसको आपने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा। वो क्या की? अंदर अंदर छोटा छोटा फोल्ड क्रिएट कर दी, और उस फोल्ड के कारण इसमें क्या बन गए? छोटे छोटे से चैम्बर बन गए, और इन चैम्बर्स को आपने क्या नाम दे दिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल का नाम दे दिया। क्लियर है बेटा इतना? चलो, फिर क्या था? आपकी तीसरी लेयर थी। तीसरी लेयर कहाँ होती है? वो तीसरी लेयर यहाँ पर होती है, अंदर की ओर होती है ऐसे। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर क्या है? ये वेस्कुलर लेयर होती है। कहाँ होती है बेटा? अंदर की ओर होती है। इसको आपने नाम दे दिया, ये ब्लू वाली को, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलर लेयर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम देख रहे हैं कि सर इसमें छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं? चैम्बर दिख रहे हैं। यही हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, क्या है बेटा? यही हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है। चलो, अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी स्ट्रक्चर्स बेटा? छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और वो हाईली क्वाइल्ड होती हैं। उन हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। एक लोब्यूल के अंदर कम से कम एक हो सकती है, या फिर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। तो स्पेस है नहीं तो कम से कम 2 तो बना ही लेंगे हम लोग। ये क्या है बेटा? हाईली क्वाइल्ड ट्यूब हैं, जिनको हमने क्या कह दिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह दिया। नंबर कितने हो सकते हैं? 1 to 3 हो सकते हैं पर लोब्यूल, यानी एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। चलो, ज़्यादा जगह है नहीं तो मैक्सिमम कितना बना पा रहे हैं हम? 2 बना पा रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा 1 से 3 हो सकती है।
ठीक है, तो ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस वन इज हाईली कॉइल्ड, स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 हो सकती हैं पर लोब्यूल, पर टेस्टिकुलर लोब्यूल लिख लो। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनके नंबर्स कितने हो सकते हैं? 1 to 3 हो सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो बेटा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यही हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ना ऐसे पतली पतली सी ऐसे क्या बाहर आती है? पतली पतली सी नली बाहर आती है। ठीक है, इन पतली पतली सी नली को ना हम लोग कहते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। ठीक है, क्या करते हैं? ट्यूबुली रेक्टाई कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, क्या कहते हैं इसको बेटा? यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ऐसे कुछ, को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बेटा, ये ऐसे। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई इस एरिया में ओपन होती हैं। यहाँ पर ऐसे क्या होती हैं? छोटी छोटी सी डक्ट्स होती हैं ऐसे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये एरिया जिसमें ये छोटे छोटे से डक्ट हैं जिसमें ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन हो रहा है ना, इस एरिया को कहते हैं आप बेटा रीटे टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको? इसको आप कहते हो रीटे टेस्टिस। अब रीटे टेस्टिस से 10 से 12, कितनी बेटा? 10 से 12 छोटी 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 सी डक्ट्स कहाँ जाती हैं? ऊपर जाती हैं ऐसे। ठीक है, ये जो डक्ट्स ऊपर जा रहे हैं ना, ये आपके क्या हैं? ये आपकी वास इफ्रेंसिया हैं। क्या है बेटा? ये वास इफ्रेंसिया है। ठीक है, अब इन वास इफ्रेंसिया को आप देखो, ये जो वास इफ्रेंसिया है ना, ये आगे जाके एक इस तरीके के कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं। देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, यहाँ जाके ओपन होती हैं और यहाँ जाके ओपन होने के बाद ऐसे क्या करती हैं? ये कॉइल्ड हो जाती हैं बेटा। देखो ये हो जा रही हैं कॉइल्ड। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की यहाँ से निकल कर रीटे टेस्टिस से निकल कर गई ना, वो तो वासा इफ्रेंसिया थी। और ये जो पार्ट है ना बेटा, इसको आप कहते हो इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस की एक खास बात आप ध्यान से सुनो। इपीडिडाइमिस में भी क्या होती हैं? छोटी छोटी सी डक्ट होती हैं, पतली पतली सी डक्ट होती हैं। वो डक्ट भी क्या होती हैं बेटा? हाईली क्वाइल्ड होती हैं। क्या होती हैं? हाईली क्वाइल्ड होती हैं। और उन डक्ट को भी कुछ कहते होंगे। ठीक है, अभी तक आपने बुक्स में सीखा होगा कि ये पार्ट इपीडिडाइमिस है, लेकिन इपीडिडाइमिस के अंदर जो डक्ट क्वाइल होती है ना, उसको भी कुछ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इपीडिडाइमिस के अंदर जो डक्ट्स होती हैं उनको कहा जाता है बेटा डक्टस इपीडिडाइमिस। क्या कहते हो उसको आप? डक्टस इपीडिडाइमिस कहते हो। ये वर्ड देखो, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक इपीडिडाइमिस है, सपोज करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको। ये क्या है बेटा? एक इपीडिडाइमिस है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कुछ डक्ट्स हैं, ये ऐसे हाईली कॉइल्ड है। देखो ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को तो आपने इपीडिडाइमिस कह दिया,
इस पार्ट के अंदर यहाँ जो डक्ट है ना, इनको आप क्या कहते हो, डक्टस एपिडिडाइमिस कहते हो। इस डक्टस एपिडिडाइमिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं उस पर आता हूँ। फिलहाल अभी के लिए आप क्या समझ रहे हो, अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो डक्टस एपिडिडाइमिस है ना, यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड होता है, बीच में थोड़ा कम क्वाइल्ड होता है और यहाँ पर लेस क्वाइल्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हाईली क्वाइल्ड है। यहाँ पर क्या है, लेस क्वाइल्ड है। और यहाँ पर क्या है, ये वेरी लेस क्वाइल्ड है। तो आप देखो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट बन रहे हैं, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट बन रहे हैं। तो पहले पार्ट को जहाँ पर ये हाईली क्वाइल्ड है ना, इसको आप कहते हो कैपुट। क्या कहते हैं बेटा, कैपुट कहते हो। कैपुट वो पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का जहाँ पर ये क्या होती हैं, हाईली क्वाइल्ड होती हैं। दूसरा पार्ट आता है बेटा इसका कॉर्पस का। दूसरा पार्ट क्या है, ये कॉर्पस का। दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट इसका ये वाला है जहाँ पर ये लेस क्वाइल्ड होती है नीचे की तरफ। उसके बाद आता है बेटा इसका लास्ट पार्ट, इसको आप कॉडा कहते हो। क्या कहते हो बेटा, कॉडा कहते हो, जहाँ पर ये बहुत कम क्वाइल्ड होती है, यानी ये वाला पार्ट। और कॉडा से ही क्या एराइज होती है, कॉडा से ही आपकी एराइज होती है वास डिफरेंस। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से आपकी वास डिफरेंस आती है, तो वास डिफरेंस आती है बेटा कहाँ से, वो आती है आपके कॉडा से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो पार्ट है जहाँ पर क्या बनेंगे, स्पम बनेंगे। देखो स्पम कहाँ बना, इस छोटी छोटी सी ट्यूब में बना। उसके बाद वो कहाँ पर आएगा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये ट्यूबलाई रेक्टाई है। ट्यूबलाई रेक्टाई से होता हुआ कहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, रिटेटेस्टिस है। रिटेटेस्टिस से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बेटा वास इफ्रेंसिया में। ये कौन सा पार्ट है, ब्लैक कलर वाले जो नली गई हैं ऊपर की तरफ, ये क्या है आपकी वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया ऊपर जाने के बाद जब एपिडाइमिस पहुंचती है तो वो एक नई डक्ट का निर्माण करती है और वो हाईली क्वाइल्ड होती है। इसको आप क्या कहते हो, डक्टस एपिडिडाइमिस। अब डक्टस एपिडिडाइमिस में क्या क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझ लो। ठीक है, अभी तो जब हम इसको पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि स्पर्म के साथ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल आप अभी के लिए थोड़ा सा ये समझ लो कि डक्टस एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज हो जाता है किसका, स्पर्म का। दूसरी चीज़ जो मेच्योरिटी होती है ना स्पर्म में, वो कहाँ पर आती है, वो आपकी आती है, जो मोर्टेलिटी होती है स्पर्म की, वो कहाँ से आती है, आपके एपिडिडाइमिस में आती है। और उसका जो एक्रोसोम होता है ना, वो हाईली डेवलप कहाँ पर होता है, वो होता है आपकी एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर उसमें हमने सीखा कि स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, डार्टस मसल, क्रीमेस्टर मसल क्या होती हैं, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें सीख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसे होता है। तो ये क्या है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है कि टेस्टिस अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये जो आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से दिख रहे हैं ना, ये वो पार्ट्स होते हैं ना जहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर आपका स्पर्म बनता है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, इसको हम बाहर निकाल के देखेंगे, फिर इसका टीएस करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। ठीक है, और फिर उसी के साथ साथ हम लोग एक प्रोसेस का अध्ययन करेंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्लीज़ बेटा तब तक साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगली जो क्लास होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, ना अभी तक किसी ने इस तरीके से आपको बताया होगा और ना आपने कभी इस तरीके से सीखा होगा। तो प्लीज़ आप साथ बने रहिएगा, हम लोग बहुत तगड़े से आगे सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।